नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजीपुर में हत्या का मामला सामने आया है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के रमगढ़वा में एक बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि 75 वर्षीय कथरू यादव सुबह अपने खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर लौट रहा था। तभी बुजुर्ग के भतीजों ने 5 लोगों के साथ मिलकर उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और बुजुर्ग को खेत में दौड़ा कर पीटा। जब तक बुजुर्ग के परिजन उसे बचाने के लिए पहुंचे, तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक बुजुर्ग के बेटे सुरेंद्र यादव का आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं तनाव का माहौल देखते हुए इलाके में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। आज सवेरे थाना खानपुर से सूचना मिली कि गांव हरिहरपुर में एक ही परिवार में झगड़ा हो गया है, जिसमें जो कथरू हैं जिनकी उम्र करीब 75 साल है, उनकी चोट से डेथ हो गई है। मैं यहाँ मौके पर आया हुआ हूँ। बेसिकली झगड़ा था मकान को बनाने को और पानी निकालने को लेकर के। तो ये पहले पथरू और कथरू दो सगे भाई हैं, इन्हीं के परिवार में झगड़ा हुआ है। अब इसमें जो मुकदमा लिखा गया है और कार्रवाई की जा रही है। महोबा के कोतवाली जुखा गांव में इंसानियत को शर्मसार और दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर उसे लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि कुसुमा की नीरज से शादी के बाद लगातार 2 बेटियां पैदा हुई, जो उसके लिए अभिशाप बन गई। आए दिन ससुराल वाले कुसुमा को लड़का न होने के कारण प्रताड़ित करते थे। हद तो तब हो गई जब महिला के पति ने लड़का न होने का उल्हाना देते हुए उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी की गंभीर हालत को देख नीरज मौके से फरार हो गया। वहीं आनंद फानन में महिला को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में पीड़ित ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। काम करके 6 बजे गए, हमारा आदमी दारू पे थे, खा पे कल के नहीं दिखाता है। हमारे सास ससुर आयब लगावा थे, नहीं दुनियादारी का नहीं कि तो ऐसे करा तो ऐसे करा, दूसरे के साथ परत बैठा तो ऐसे करत तो काम नहीं करती। अच्छे महीने से आदमी घरे नहीं आवत तो हम काम करन लगे, कुछ उधारत ना तो लई के नहीं। सास ससुर फिर सास ससुर मार के नहीं मारे आदमी ने आगे डंडा डाल दो, फिर हमें होश नहीं रहा हुआ है। वहीं पीड़िता के पिता देवी दीन ने बताया कि बेटी को ससुराली जनों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। मारपीट करते हैं। मैं मारपीट की इसकी लड़की पैदा हुई और कहते हैं लड़का क्यों नहीं पैदा होता, और मारपीट करने के उपरांत इनके गुप्तांगों में डंडा डाल दिया और बेचारी अपना कमा खा रही थी, बच्चियों को पाल रही थी। अच्छा मैंने इसे खाना पीना बंद कर दिया था, तो अपना काम करके गुजारा कर रही थी। बस सर अब ये अस्पताल में आ गई, इसका इलाज नहीं हो पा रहा, न कोई इसकी रिपोर्ट दर्ज हो पा रही है। 2012 में फर्फादी की थी। तहरीर प्राप्त हुई है, मुकदमा दर्ज किया गया है, महिला का उपचार चल रहा है। जो भी मेडिकल रिपोर्ट में आएगी और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के बेकनगंज में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से, जबकि तीसरी एफआईआर मारपीट और तोड़फोड़ के शिकार हुए शख्स की ओर से दर्ज कराई गई है। एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, वहीं 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उनकी संपत्तियों को जब्त कर बुलडोजर भी चलेगा। पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हिंसा में 13 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद अब तक 26 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे बताया कि पुलिस अधिकारी गाड़ियों से इलाके में राउंड लगा रहे हैं। वहीं घटना के इलाके को
पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने की कोशिश की, जिसका दूसरे पक्षों के लोगों ने विरोध किया। इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ, पत्थरबाजी की गई, जिसमें 13 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कश्मीर में आतंकी लगातार प्रवासियों को अपना निशाना बना रहे हैं। 26 दिन में टारगेट किलिंग की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। अब दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका है। इसमें 2 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं ब्लास्ट होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से यहां भागने लगे। हालांकि शुरुआत में ये जानकारी मिलकर सामने आई थी कि गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से ये मजदूर घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट करते हुए इसे आतंकी हमला बताया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने शोपिया के अलगर जैनापोरा क्षेत्र में एक ग्रेनेड फेंका। इसमें 2 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। फिलहाल सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की घेराबंदी की गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन में टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर 1 जून को हमला हुआ था। इस हमले में किसान नेता दिलबाग सिंह की कार पर 3 राउंड गोलियां चलाई गई थी। ये घटना गोला कोतवाली इलाके के मंदेड़ गांव के पास हुई थी। घटना के बाद से पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इस घटना की जांच में एक नया खुलासा किया है। दिलबाग सिंह पर हुई फायरिंग की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि शस्त्र का लाइसेंस पाने के लिए दिलबाग सिंह ने खुद पर हमला करवाया था। अधिकारियों ने ये बात बैलिस्टिक विशेषज्ञ टीम द्वारा दी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कही है। ये टीम दिलबाग सिंह द्वारा हमले के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने किसान नेता के 1-2 दोस्तों से बयान भी दर्ज कराया है। खास बात यह है कि इन दोनों दोस्तों के नाम का जिक्र दिलबाग सिंह ने अपनी शिकायत में भी किया है। अधिकारियों की माने तो जिन 2 दोस्तों के नाम का जिक्र दिलबाग सिंह ने किया, उन्हीं का बयान दर्ज कराया गया है। बता दें कि किसान नेता के दोनों दोस्तों का नाम जितेंद्र और विपिन है। इन दोनों ने दावा किया है कि शिकायतकर्ता ने हथियार के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस घटना की योजना खुद बनाई थी। बता दें कि हमले के बाद दिलबाग ने मंगलवार को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 लोग पीछे से मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने मेरी गाड़ी पर फायरिंग की। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से सिखों के पवित्र अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें उनके साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात होने थे। लेकिन अब हरप्रीत सिंह ने केंद्र की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ऐसा करने के कारण भी बताया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार को मुझे लेकर क्या इनपुट मिले हैं। मैं सरकार को सुरक्षा देने के फैसले पर धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता हूं। ये सिख धर्म को फैलाने के मेरे काम में बाधा डाल सकता है। बता दें कि पंजाब में मूसेवाला की हत्या के बाद जमकर राजनीति शुरू है। भगवंत मान सरकार ने मूसेवाला समेत तमाम लोगों की सुरक्षा में कटौती कर दी थी, जिसे लेकर वो विपक्ष के निशाने पर हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सुरक्षा भी घटाई गई थी। पहले जहां उनके साथ 6 जवान थे, वहीं अब उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से हरप्रीत सिंह को सुरक्षा की बात कही गई है, लेकिन उन्होंने इसे लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। हालांकि तमाम आलोचनाओं के बाद पंजाब सरकार ने भी ये फैसला किया है कि वो 7 जून से सभी वीआईपी लोगों की सुरक्षा पहले की तरह बहाल कर देगी, यानी जिनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी या फिर हटाई गई थी, उन सभी को एक बार फिर कड़ी सुरक्षा मिलेगी। देश में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। शुक्रवार को 84 दिन बाद 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसे देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ ही इसकी निशानदेही और सतर्कता के लिए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण को लेकर एक पत्र लिख निर्देश दिए, जिसमें कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले और संक्रमित हो रहे लोगों के ग्रुप की बारीकी से निगरानी करने और पर्याप्त संख्या में कोरोना संक्रमण की जांच करने के निर्देश
दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के पत्र में कहा गया है कि ऐसे कई राज्य देखने मिल रहे हैं जहां बीते कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कोरोना संक्रमण स्थानीय प्रसार की संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ते हुए तेजी से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए काम किए जाएं। राजेश भूषण ने राज्यों को सलाह दी है कि वो 5 गुना तेजी से अपनी रणनीति को प्रसार करें, जिसमें कोरोना संक्रमित की टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमित मामलों की निगरानी दिशा निर्देश के अनुसार करनी चाहिए और साथ ही राज्यों को अपनी कोरोना जांच की संख्या में भी इजाफा करना चाहिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।